वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। रियल एस्टेट कारोबारी जब अपना रजिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेट अफेयर्स GST रजिस्ट्रेशन और जितनी भी आवश्यक रजिस्ट्रेशन की फीस जमा करते हैं उसके बाद जो कि समाज के कमजोर और गरीब जनता को अपनी जमीन का अपना छत दिलाने का काम सरकार भूमाफिया टैग लगा देती है। यह बातें डेवलपर मीट स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने लखनऊ के एक निजी होटल में कही। थोड़ा सा परिचय दे दीजिए और इस रियल एस्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सैपिल ग्रुप का कंपनीज का चेयरमैन हूँ। संदीप गुप्ता मेरा नाम है और कई सालों से लगभग 18 सालों से रियल एस्टेट कारोबार कर रहा हूँ। रियल एस्टेट की हर बारीकी को मैंने समझा है और तमाम तरह की जो समस्याएं रियल एस्टेट कारोबारी फेस करता आ रहा है, उन समस्याओं को देखते हुए बहुत समय से मेरे मन में एक विचार था कि एक एसोसिएशन हमारा भी होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी बातों को सरकार के सामने, नियामक संस्थाओं के सामने, प्राधिकरणों के सामने अपनी बातों को रख पाएँ। लेकिन उसके अभाव में हमारा रियल एस्टेट कारोबारी हमेशा अकेले स्ट्रगल करता रहा और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका सामना करता रहा। तो रेवा का गठन सिर्फ इसीलिए किया गया है कि जो रियल एस्टेट कारोबार में अस्थिरता आती जा रही है, उसको हम लोग सभी लोग सरकार के साथ में सामंजस्य स्थापित करके, नियामक प्राधिकरणों के सामने साथ में सामंजस्य स्थापित करके, गवर्नमेंट और बिल्डर्स और ग्राहक तीनों लोग अगर एक आपस में कुछ ऐसा रास्ता निकल आता है जिससे कि हमारे कस्टमर्स का भी भला हो, डेवलपर्स का भी भला हो और सरकार की भी तमाम समस्याओं का निदान हो सके, तो उस क्षेत्र में काम करने के लिए हमने रेवा का गठन किया है। सारे लोग इसमें संगठित होंगे। हमारे तमाम तरह के आगे की हमारी भविष्य की योजनाएं हैं। हम इसके तहत अपनी बातों को तो गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन इसके साथ ही साथ हम अपने जितने भी सदस्य हैं, रेवा के जो भी सदस्य होंगे, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, जितनी भी स्कीम्स होती हैं, उन सारी स्कीम्स को, पॉलिसीज को और जितने भी प्राधिकरण के जो नियम कानून होते हैं अप्रूवल से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों से अपने सदस्यों को जागरूक करेंगे, शिक्षित करेंगे, जिससे कि आज तक व्यापार में जो भी कमियां हुई उन्हें उनसे आगे बढ़ते हुए हमारा कारोबारी उन सारी कमियों को दूर करते हुए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में बहुत सारी गलतियां होती हैं, डेवलपर से भी जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो जब जानकारी होगी, हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके पास जानकारी अवेलेबल होगी, उपलब्ध होगी, तो जानकारी होने के बाद वो उसी कार्य को थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे और सिस्टमेटिक वे से करेंगे, जिससे कि हमारा जो भी रियल एस्टेट कारोबार बहुत विस्तृत कारोबार है और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इससे चलती है। तो इस कारोबार को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जितना भी हो सकेगा हम लोग कानून के दायरे में रह के काम करेंगे। तो सवाल यहीं से शुरू करते हैं। जो रियल एस्टेट को कारोबार को जो कहते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान गवर्नमेंट ने ही पहुंचाया है, जो कि इनकम टैक्स को और GST को लेकर जो परेशानियां हैं, वो किस तरह की परेशानियां आई? खासकर खरीदारों के सामने ये पेश आया कि आपको एक नंबर का या 2 नंबर का पैसा आपको देना पड़ेगा। कहाँ से लाए हैं? रिसोर्सेज कहाँ से आपके पास है? इसको लेकर क्या आपके मन में सवाल है? नहीं, देखिए, जब कोई भी चीज़ समाज में ऐसी होती है जो बिखरी हुई है, उसको अगर संभाला जा रहा है, सही तरीके में लाया जा रहा है, तो समस्याएं कुछ समय के लिए आती हैं। हम लोग के साथ भी तमाम समस्याएं आई, लेकिन हम लोगों ने हर लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं कि जो भी चीज़ें लागू की गई वो गलत है, चीज़ें सही थी, बस ये था कि हम लोगों को आदत नहीं थी उन चीज़ों की। तो हम लोगों ने धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई, जैसे पहला नियम आया कि 20,000 से ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते हैं, तो हम लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। उसके बाद तमाम तरह के नियम आते ही गए, हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। लेकिन समस्या बस ये आ रही कि रियल एस्टेट कारोबारी को एक सबसे गंदा नाम दे दिया गया, भूमाफिया, जो कि कुछ लोगों की वजह से पूरे रियल एस्टेट कारोबार को गंदा कर रहा है।
रियल एस्टेट कारोबारी को किसी तरह की छूट नहीं मिलती है। रियल एस्टेट कारोबारी को बैंक में भी ब्लैक लिस्टेड ही माना जाता है। ऐसा हम लोगों का मानना है कि हम लोगों ने ऐसा कौन सा अपराध कर रखा है कि हम लोगों को इस श्रेणी में देखा जाता है। तो जैसे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे यूपी गवर्नमेंट ने 2 दर्जन से ज़्यादा पॉलिसियाँ बनाई हैं, हाँ इंडस्ट्री को लेकर, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री को लेकर। जी। क्योंकि जो आवास है, आवास को लेके क्या आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट से डिमांड नहीं की कि आप इससे जुड़े भी एक कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाइए? क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो तो ऑलरेडी जैसे एलडीए में तो जो टाउनशिप्स लेके आ रहे हैं, उनके लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। लेकिन जो छोटे डेवलपर्स हैं, उनके लिए क्या कोई पॉलिसी नहीं है हाँ, उसको लेके? ये बात आपकी बिल्कुल वैसी बात है जो हम लोगों के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। ये समझ लीजिए कि हम लोगों का मानना ये है कि गवर्नमेंट के पास हम लोग इस बात को लेकर पहुंचेंगे आने वाले समय में एसोसिएशन के माध्यम से कम गवर्नमेंट बिजनेस को कैटेगराइज कर दे, 3 4 5 कैटेगरीज में बांट ऑलरेडी दे। जैसे गवर्नमेंट की एक डिफिनीशन बनी है, एमएसएमई, हम्म, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड हैवी इंडस्ट्री। जी तो उसी के अकॉर्डिंग मतलब कोई पॉलिसी? हाँ, कुछ ऐसा कैटेगराइजेशन होना चाहिए इस इंडस्ट्री में भी कि देखिए हर एक खरीदार हमारा जो है 3,000 4,000 वाला नहीं होता है। कुछ खरीदार हमारे 1,500 वाले भी हैं, कुछ 1,000 वाले भी हैं, कुछ 500 वाले भी। लेकिन आज तक गवर्नमेंट के पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसमें कि 1,500 वाले, 1,000 वाले या 500 वालों को हम प्लॉट उपलब्ध करा पाए लखनऊ में। और इन्हीं कारणों से क्या होता है कि सस्ते जो जो लोग सस्ता प्लॉट लेना चाहते हैं, सस्ती स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो प्राइवेट डेवलपर्स के पास जाते हैं जो अनअप्रूव प्लॉटिंग में जाकर प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन हम लोग इसके पक्ष में नहीं है कि अनअप्रूव प्लॉटिंग सही तरीका है। अप्रूव्ड होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये भी है कि इसके लिए कौन अवेयर करेगा हमें। हमें हमारे लिए कोई जागरूकता अभियान भी तो होना ऑलरेडी चाहिए। जैसे आवास बंधु है, ऑलरेडी यूपी गवर्नमेंट में एक आवास बंधु है, हम्म, वो पॉलिसी को लेके सारी डिजाइन करता है। और वो लोगों से बेसिकली जैसे आप लोग हैं, जैसे भी इंडस्ट्रीज हैं, या क्योंकि हो ये रहा है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसमें जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, उनके लिए तो सारी पॉलिसियाज हैं। लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैंने भी देखा है कि नहीं। हाँ हाँ तो वो जैसे मिनिमम जैसे 25 एकड़ की तो टाउनशिप का है, लेकिन वो 5 एकड़ की कोई भी टाउनशिप है। हाँ, तो तो वही ये जो आप बात कह रहे हैं, जी इसी बात को लेकर मैं ये कैटेगराइजेशन वाली बात कर जी रहा था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए कि छोटे डेवलपर जो 5 बीघा है, 5 एकड़ है, 7 एकड़ है, 10 एकड़ है, जो इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे हैं, उनके लिए हमारी गवर्नमेंट से कुछ डिमांड्स होंगी फ्यूचर में कि उनके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को थोड़ा सा आसान किया जाए, जिससे कि वो सब भी उस काम को सुचारू रूप से कर पाए। और कुछ जो सस्ते कस्टमर्स हैं, मतलब जो 3,000 2,500 अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको भी लखनऊ में आवास या जमीन उपलब्ध कराई जाए। नहीं, तो इसके लिए कोई आप लोग एसोसिएशन तरफ से कोई मेमोरेंडम, जैसे प्रमुख सचिव हैं आवास एवं शहरी नियोजन, उनको इवन जो गवर्नमेंट में उन लोगों को आपने कोई अभी तक ज्ञापन दिया या कुछ इस तरह की डिमांड? अभी हम लोगों ने कोई ज्ञापन नहीं क्योंकि दिया। साथ साथ अभी यूपी इन्वेस्टमेंट एक गवर्नमेंट की एक अलग एंसिलरी है जो ऑलरेडी इन सब पॉलिसीज के ऊपर ज्यादा काम करती है, प्लस आवास बंधु बहुत काम करता है इस पर। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप लोग नहीं नहीं, कितने? अभी क्या है कि एसोसिएशन को अभी बनाया गया है। अच्छा, आज की जो मीटिंग है ठीक। वो एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए डेवलपर्स की मीटिंग हो रही है। तो आज हम अपने मोटिव को अपने डेवलपर्स के सामने रख रहे हैं। तो ये एसोसिएशन अभी नया है ओके। और ऐसा नहीं कि बहुत सालों से चल रहा है। 24-25 का हाँ, ये अभी का रजिस्ट्रेशन है और अभी इसमें हम लोगों ने ये सब कार्य करना शुरू किया है। और ये जो आप समस्याएं बता रहे हैं, ये सब समस्याएं हमारे एजेंडे में हैं ऑलरेडी। लेकिन इनको लेकर जैसे जैसे हमारा एसोसिएशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम एक एक करके जो भी इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा उसके पास जाएंगे और अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन जैसे अभी लगातार जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो लगातार भू माफिया के नाम से, जैसे आपने कहा, वो लगातार मोहनलालगंज कहीं भी वो 5 बीघा 10 बीघा 50 बीघा जो भी प्लॉटिंग कर रहा होता है उसको तोड़ देते हैं और कह देते हैं कि ऐसा भू माफिया थे और इलीगल था। तो उस पर आप लोग किस तरह से अपने लोगों का सपोर्ट करेंगे और किस किस तरह सरकार से डिमांड? सरकार से हमारी ये डिमांड होगी कि जिस समय ये सब घटना हुई, जिस समय प्लॉटिंग्स हुई, जिस समय निर्माण हुआ, उस समय तक अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी तो उस समय के जो अधिकारी थे उन्हें इन सब चीजों को देखना चाहिए था, चेक करना चाहिए था।
अगर हमारे किसी डेवलपर ने इस तरह का काम कर दिया तो आज ये करना कि वहां पर जाकर जेसीबी से तोड़ देना या कुछ कर देना, ये मेरे हिसाब से गलत है। हम सब भी आपके ही वोटर हैं, हम लोग भी यहीं के रहने वाले हैं। आप जैसे हमारा मानना ये है कि अगर गवर्नमेंट के अंडर में ही हम लोग भी हैं तो पहले अगर कुछ गलतियां हो गई तो एक टाइम लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चीजें गलत थी तो वहाँ मोहनलालगंज में या किसी भी तहसील में रजिस्ट्रियां बंद हो जानी चाहिए थी। कभी रजिस्ट्रियां बंद नहीं हुई, रजिस्ट्रियां आज भी वैसे ही हो रही हैं। तो अगर रजिस्ट्रियां हो रही हैं, हम स्टैम्प पे कर रहे हैं तो हम लीगल हैं। उसके बाद हम वहां से जाकर हम आरओसी में कंपनी रजिस्टर करा ले रहे हैं, लीगल है। उसके बाद हम आईटीआर पे कर दे रहे हैं, लीगल है। सब कुछ हम कर रहे हैं, लीगल है। लेकिन जिस काम से इतना हम रेवेन्यू पे कर रहे हैं, जिस काम की बदौलत हम इतना सब कुछ पे कर रहे हैं, वो काम हमारा बाद में इलीगल घोषित कर दिया। ये तो कहाँ का न्याय है? तो हमारा मानना ये है कि कुछ रास्ते ऐसे निकालने चाहिए कि हम लोग भी समाज के लोग हैं, तमाम गरीबों का पैसा लगा रहता है। डेवलपर्स तो अनजाने में कर गया, लेकिन कस्टमर ने तो जो प्लॉट खरीदा है वो तो आप रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री हुई। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा कि कम से कम सैकड़ों रजिस्ट्रियां ऐसी हैं, बल्कि हजारों होंगी, जिस रजिस्ट्री में साफ साफ लिखा रहता है कि आज की डेट तक यह भूमि किसी विकास प्राधिकरण में या किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में ना ही अधिग्रहित है और ना ही प्रस्तावित है, और उस पे रजिस्ट्रार साइन करता है। जब इतना महत्वपूर्ण पेपर अगर किसी व्यक्ति के पास है तो बाद में अगर उसके साथ कह दिया जाए कि ये अनाधिकृत है या इलीगल है, तो कस्टमर कहाँ जाए? आप देखिए, दो समस्या है। कस्टमर के राइट्स। अब दो समस्या है। एक बार अगर कस्टमर प्लॉट खरीदता है तो उसकी अगर वो चौहद्दी अपनी बाउंड्री नहीं कराता है तो बहुत एक इतनी बड़ी समस्या है लखनऊ में कि अगर उसकी बाउंड्री जमीन पर नहीं हुई है और उसकी बाउंड्री पे किसी ने कब्जा कर लिया तो गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसकी जमीन से कब्जा खाली हो पाए, क्योंकि आवासीय जमीनों की नपाई हो नहीं पाती है। एसडीएम नपाई करता नहीं है। एसडीएम साहब के पास आप जाएंगे तो वहाँ नपाई नहीं होगी उसकी। तो कस्टमर क्या करे? अगर पुलिस में जाता है तो मामला राजस्व का है, राजस्व में जाता है तो राजस्व उसकी नपाई नहीं करेगा। तो कस्टमर ने अगर अपनी जमीन खरीदी है और खरीदी हुई जमीन पे बाउंड्री कराई है तो कम से कम विकास प्राधिकरण बाउंड्री नहीं दो। आप उनसे डील कर लीजिए, जब आपकी डील हो जाए तो उसके बाद वैसे भी ये तो आपका कहना है कि मतलब उनको रेगुलाइज कर दिया जाए, जो बेटरमेंट चार्जेस है वो पे कर दें। हाँ, कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि जो हो गया है, कुछ ऐसा रास्ता निकलना चाहिए कि डेवलपमेंट चार्जेस उनसे ले लिया जाए या जो भी है अपने में शामिल कर लिया। देखिए, यहाँ पर हमेशा से होता आ रहा है और जो चीजें होती आ रही हैं हम लोग उसी को देख के आगे फॉलो कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो चीजें अब जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, अब जिला पंचायत एलडीए को लेकर काफी अवेयरनेस हो गई है। अब जो नए लोग आ रहे हैं वो ऑलरेडी जिला पंचायत से नक्शा अप्रूव करा के काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसके बाद भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिला पंचायत और लखनऊ विकास प्राधिकरण की लड़ाई पिछले 15 सालों से 20 सालों से चल रही है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ कभी जिला पंचायत रहती है और आने वाले समय में वहाँ एलडीए पहुंच जाती है, तो जिला पंचायत वाले जो नक्शे होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाता उस समय। तो ये समस्याएं हैं। तो गवर्नमेंट हमसे अगर उम्मीद करती है कि हम डेवलपर्स सही तरीके से काम करें तो पहले हमें ट्रेनिंग का कुछ तो मौका मिलना चाहिए। नहीं तो ऑलरेडी जैसे रेरा तो ऑलरेडी अपने यहाँ ट्रेनिंग दे रहा है लगातार, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जितने भी एजेंट्स हैं उनको बुला बुला के ट्रेन कर रहा है कि वो रेरा से जुड़ी हुई चीजों को लेकिन एक्सपर्टाइज कर रहा है। हाँ, रेरा से जुड़ी हुई चीजों को एक्सपर्टाइज कर रहा है, लेकिन अनियमितताएं तो देखिए हर व्यापार में है, इसमें भी है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि अनियमितताओं को जितना भी हम लोग कम कर सके, और उसके लिए जो भी हम लोगों को जितना भी अपना प्राधिकरण से हम लोग मटेरियल इकट्ठा कर पाएंगे, जिससे कि हम अपने एसोसिएट्स को, जो भी हमारे सदस्य होंगे, उन तक हम लोग इस नॉलेज को पहुंचाएंगे। क्योंकि आज भी आप 90% डेवलपर ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि अगर हमें विकास प्राधिकरण से अप्रूवल लेना है तो क्या करना पड़ेगा। और ये भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप विकास प्राधिकरण जाते भी हैं, पूरे विकास प्राधिकरण में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको इसकी नॉलेज दे पाए, कि इतना कठिन काम है
इस नॉलेज को प्राप्त कर पाना, जिसका काम हम लोग करेंगे कि हम लोग वहाँ पर प्राधिकरण से चीज़ें को एकत्रित करेंगे, उनको पीडीएफ फॉर्म में बनाएंगे और अपने एसोसिएट्स को, अपने सदस्यों तक पहुँचाएंगे, जिससे कि आने वाले समय में इस व्यापार को सही तरीके से कर पाए।